हाय, गुड आफ्टरनून। सास, बहू और सेंसेक्स में आप सबका स्वागत है और स्वागत है आप सबका सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। आज के शो में मदद करने के लिए, और ऐसा लग रहा है बाजार को पता चल गया, बढ़िया मूड माहौल बना हुआ है स्क्रीन पे। इंतजार था ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल साहब का। राइट सर, गुड आफ्टरनून। बस आ रहा हूं आपसे बातचीत करने के लिए। उससे पहले सास, बहू और सेंसेक्स की टीम तक अगर रीच आउट करना चाहते हैं आप, मतलब इस शो में शिरकत करना चाहते हैं, अपनी क्वेरीज इस प्लेटफॉर्म पे रेज करके उसका बढ़िया सा रेजोल्यूशन चाहते हैं, तो दो तरीके हैं। एक ये ईमेल आईडी है सास बहू और सेंसेक्स @nw18.com, स्पेलिंग देखते चलिएगा। ये फ्लिप होगा तो सामने आ जाएगा वो व्हाट्सएप नंबर सीएनबीसी आवाज का 7045220000। सेव कर लीजिए। व्हाट्सएप जब मन करे करा करिए। आपसे हमारी टीम्स कांटेक्ट करेंगी। बस एक, बहुत लोग क्वेरीज पूछते हैं और फिर उसके बाद वो चैनल पे आना नहीं चाहते। इस शो में आपने नोटिस करा होगा, जो भी महिलाएं सवाल पूछती हैं वो हमारे साथ जुड़ी होती हैं। हम तो फोन लाइन पे भी नहीं, लाइव लेने की कोशिश कर रहे थे सबको, ताकि मजा आए, रूबरू हो सब लोग, बातचीत हो, समझें। तो आइडिया ये है, इसीलिए कभी जरूरत पड़ेगी तो अपन फोन वोन पे और अदरवाइज क्वेरीज लेंगे, लेकिन अभी तो आइडिया यही है कि आप लोग जुड़िए, लाइव जुड़िए। हमारी टीम फैसिलिटेट करेंगी कैसे लाइव जुड़ना है, जूम लिंक भेजेंगे आपको, जो भी चाहिए होगा वो करेंगी, कॉन्टैक्ट होगा आपसे। तो सवाल भेजते रहिए और लाइव जुड़िए प्लीज, तभी तो मजा आएगा थोड़ा। मार्केट स्क्रीन्स पर रखिए। बढ़िया है भाई साहब, शुरुआती ब्लिप था, मेरे ख्याल से 50 पॉइंट दबाव में गए थे, 992, तो बेसिकली 23,000 की ट्रेजेक्टरी के आसपास आए। कल अच्छा 22,800 की ट्रेजेक्टरी से बाउंस लिया, आज 23,000 से बाउंस ले लिया और 2/3% 150 पॉइंट मजबूती के साथ निफ्टी इस समय 23,200 पे कामकाज करता हुआ। बढ़िया रिकवरी है अक्रॉस द बोर्ड। हरियाली, बैंक्स 0.5% ऊपर, यानी कि बैंक निफ्टी। ब्रॉडर मार्केट्स बेहतर करते हुए, कल भी 1:10 का रेशियो था, सुधरते 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 2:3 का रेशियो बना था, पर डिक्लाइंस के फेवर में था। आज शुरुआती लड़खड़ाहट के एडवांसेस के फेवर में चला गया बाजार। 2.5:1, यानी कि 5 बढ़ रहे हैं तो 2 स्टॉक लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। बढ़िया ब्रेथ है। और एक बार निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखाऊंगा। पता नहीं कहां से कफ हो रहा है, सुबह से गड़बड़ हो गया। कंट्रीब्यूशन प्लेट बढ़िया है, सिर्फ आईटी को छोड़ दीजिए तो बाकी हर पॉकेट पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रही है। वो देखिए, आईटी में इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो आपको नजर आएंगे। एक्स ऑफ आईटी स्क्रीन्स बेहतर है, ये कहा। हालांकि आईटी अपने आप में एक हैवी वेट पॉकेट है, लेकिन उसके बावजूद आप निफ्टी देख रहे हैं 2/3% ऊपर है। राजेश सर, यार पेन बड़ा ज्यादा हो गया, आदत नहीं थी। अब वो सितंबर एंड से जो परेशान कर रहा है बाजार, कर ही चला जा रहा है और संभल भी नहीं रहा है। रह के हर अच्छी खबर को, डोमेस्टिक अच्छी खबर को अपन लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। मूड ऐसा है। क्या कर रहे हो आप लोग बाजार में इस समय? गुड आफ्टरनून आशीष जी, आपने सही कहा। हमने देखा पिछले दिनों जिनके नतीजे बहुत अच्छे आए, अच्छे नहीं बहुत अच्छे आए, बावजूद उसके हमने देखा कई बार स्टॉक की पिटाई होते हुए। तो हालात ऐसे बन गए थे कि कोई भी अच्छी खबर को हम अच्छी तरीके से नहीं ले रहे। आरबीआई ने रेट कट करी, बाजार गिर गया। फाइनेंस मिनिस्टर ने 1 लाख करोड़ रुपया बाजार में इन्फ्यूज कर दिया, डायरेक्ट टेस्ट में कमी करके, फिर भी बाजार गिर गया। तो हर अच्छी खबर में बाजार गिर रहा था। ये एक तरीके से बहुत ज्यादा नेगेटिव एनवायरनमेंट दिखा रहा था। और हमने अक्सर देखा है कि जब बहुत ज्यादा नेगेटिव एनवायरनमेंट हो जाए तो एक बाउंस बैक आता है, या बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो जाए तो गिरावट आती है। ये तो बाजार की खूबी है ये। और वैसे भी अगर आप देखेंगे तो वैल्यूएशन अच्छे हो गए हैं। रुपए जो 88 रुपए तक चला गया था आरबीआई के इंटरवेंशन के बाद, वहां पे थोड़ी सी नरमी आई। तीसरे जो टैरिफ ट्रम्प साहब ने कहे वो अब थोड़ी दिनों के लिए टाल दिए गए हैं। तो इन सब चीजों के मद्देनजर, और सबसे बड़ी बात कि जहां पर वैल्यूएशन बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो गए थे और पिछले 3-4 महीने की गिरावट के बाद वहां थोड़ा कंफर्ट आने लगा। तो मुझे लगता है कि कुछ तो बॉटम फिशिंग हो रही है। कुछ अगर यहाँ से और तेजी से बढ़ता है, 23,400 450 क्रॉस कर जाता है,
तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग भी सामने में आ जाए। तो कहने का मतलब ये है कि लंबी अवधि में तो मैंने हमेशा इस बात की वकालत करी है कि अच्छे स्टॉक में पैसे बनते हैं। बट इस वक़्त ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में भी अगर थोड़ा अच्छा जंप मिल जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। हाँ, चलिए ठीक है, ये है बाजार का मूड। समय कम है और राजेश सर आए हुए हैं, कल रिलीजेस बढ़िया बढ़िया लाइंड अप हैं। कोशिश करता हूं जल्दी से सबकी क्वेरी सॉल्व करी जाए। हरियाणा, महाराष्ट्र में, हरियाणा में यमुनानगर, महाराष्ट्र में नागपुर और हरियाणा के ही गुरुग्राम भी जाना है अपने को। सब आपको स्क्रीन पे रेडी नजर आ रहे हैं। पहले नीलम मैम के पास यमुनानगर चला जाए। नीलम मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून नीलम सर। मैम, आज का सबसे इंपॉर्टेंट वाला पहले सवाल पूछ लो आप। जी सर, बंधन बैंक लिया हुआ है मैंने। मेरे पास 500 शेयर हैं 156 की खरीद से, क्या किया जाए? और ये लिया क्यों था? बहुत गिर गया था, लंबी अवधि के लिए सोचा रख लेते हैं, चलेगा, ऐसा? नहीं, ये लिया था इंट्राडे के लिए, प्लेज किया था मैंने, पर फिर मैं वो नहीं कर पाई इसको। अब ये इस पे इंटरेस्ट चल रहा है डेली वाला, तो अब इसको कैश में कन्वर्ट कर लिया जाए, लॉन्ग टर्म के लिए रख लिया जाए, या लॉस बुक किया जाए? राजेश सर, अब ये आप तो फंडामेंटल वाले आदमी, लेकिन 13 रुपए का लॉस हो रहा है बंधन बैंक में। मैम को करना क्या चाहिए? मामला फंसा हुआ है। देखिए 2-3 चीज़ें हैं इनकी बातों से लगा। पहला, इन्होंने इंट्राडे के लिए लिया और फिर ये स्टॉप लॉस नहीं लगा पाई और अब फँस गई। दूसरा, इन्होंने कुछ कहा कि रोज़ का इंटरेस्ट लग रहा है। वो कहीं मार्जिन फंडिंग वाले चक्कर तो नहीं है, ये मुझे क्लियर नहीं है। खैर वो सब जुदा बातें हैं, बट खास बंधन बैंक की बात की जाए तो 6300 के आसपास इनके आउटलेट्स हैं और 200 नए आउटलेट्स साउथ इंडिया में ये बढ़ाने की सोच रहे हैं ताकि पैन इंडिया प्रेजेंस हो जाए। नंबर्स अच्छे आए थे, चाहे वो डिपॉजिट्स के फ्रंट पे हो, एडवांसेस के फ्रंट पे हो, एसेट क्वालिटी के फ्रंट पे हो। एनआईएम में थोड़ी सी बहुत दबाव देखा गया था, लेकिन फिर भी 7% के आसपास मैं कहूंगा कि बहुत अच्छे एनआईएम्स थे। दिक्कत इनके माइक्रो फाइनेंस बिजनेस से है, जहाँ से लगातार दिक्कतें आती रहती है, प्रोविजनिंग ज़्यादा रहता है और आगे आने वाले दिनों में भी ऐसा लगता नहीं है कि माइक्रो फाइनेंस की दिक्कतें बहुत जल्दी में दूर हो जाएंगी। लेकिन वैल्यूएशन अगर आप देखें तो 1.2 टाइम्स अगर मैं FY26 का वैल्यूएशन भी लेता हूँ, तो करीब-करीब 190-200 के भाव आते हैं। तो लंबी अवधि के लिए अच्छा स्टॉक है। अगर इनकी फंड्स इन्हें अलाउ करते हो तो इन्हें बिल्कुल कन्वर्ट कर लेना चाहिए अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए। मार्जिन पे लिया, फंडिंग पे लिया था, तो ये तो ट्रेड के लिए लिया था, इंट्राडे तो काट लेना था, ये रिस्क नहीं लेना चाहिए था कैरी करने का। कन्वर्ट कर सकते हो तो लंबी अवधि के लिए होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को। मैम प्रतिभा मैम नागपुर महाराष्ट्र से जोड़ रही हैं और शायद पहला उनका भी बंधन बैंक था। प्रतिभा जी, वो तो आंसर आ गया। अगला कौन सा? जी सर, जैसे मैम ने अभी बताया बंधन बैंक का भी था और अभी कैनरा बैंक का आपका भी परचेज प्राइस क्या था बंधन का? सर मेरा परचेज प्राइस था 210. अरे 70. तो राजेश सर, ये भी होल्ड करें, 210 की खरीद है, ये तो काफी नीचे है मामला। देखिए बिल्कुल फंडामेंटली स्ट्रांग है, मध्यम से लंबी अवधि में अच्छे पैसे देंगे, नो डाउट ऑन दैट। इस वक्त तो होल्ड की ही सलाह रहेगी। प्रतिभा मैम, अगला सवाल, होल्ड ही करेंगे बंधन बैंक को, चलिए। जी सर, और कैनरा बैंक का भी 106.27 पर लिया था, अभी 90.23 चल रहा है सर। क्यों लिया था? आप भी ट्रेडिंग में फंसे कि आपने लंबी अवधि के लिए सोच के लिया है? जी सर, लॉन्ग टर्म के लिए ही था, लॉन्ग टर्म के लिए ही लेके रखे, बट ठीक है, बहुत अभी तो खैर डाउन जा रहे हैं सभी, सर शेयर्स। अभी तो सभी कुछ डाउन है मैम, सभी का हाल वही है। कैनरा की जगह कोई और ले लिया होता तो भी वैसे ही हाल होता। तो खैर, अभी कैनरा बैंक राजेश सर फंडामेंटली है कैसा ये सरकारी? देखिए पीएसयू एज ए स्पेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है, नंबर्स ठीक ठाक आए थे, एनआईएम सबके ही दबाव में थे, तो वो इंडस्ट्री वाइड प्रॉब्लम है। बट अगर खास कैनरा बैंक की बात की जाए तो बैलेंस शीट बहुत अच्छी है और हमने हमारे क्लाइंटों को मध्यम से लंबी अवधि के लिए कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसे कुछ पीएसयू बैंक्स में खरीदारी की सलाह दे रखी है। तो मैं कहूंगा बनी रहे स्टॉक में। जो गिरावट आई है न केवल कैनरा बैंक की कोई परफॉर्मेंस की वजह से आई है, बल्कि एज ए होल अगर आप देखो तो पिछले 3-4 महीने में मार्केट बहुत गिरा है, तो इस वजह से गिरावट आई है। आप बनी रहे स्टॉक। बनी रहे भाई, क्लाइंट्स को दिलवाया है उन्होंने कैनरा बैंक, तो भरोसा बढ़ गया अपना। होल्ड करिए मैम, कोई दिक्कत नहीं। सोनिया जी जोड़ रही हैं गुरुग्राम से। सोनिया मैम, हाय, गुड आफ्टरनून सोनिया मैम। सोनिया मैम, आपकी पहली क्वेरी। सर मेरे पास जोमेटो के 200 शेयर है 231 के कॉस्ट पे।
तो मैं इसको होल्ड करूं या निकल जाऊं? ये ट्रेडिंग वाला है कि लंबी अवधि के लिए सोचा था? ट्रेडिंग ट्रेडिंग के व्यू से ही लिया था, स्टॉप लॉस नहीं लगाया था? स्टॉप लॉस नहीं लगाया। ठीक है, भाव बुरा नहीं है, बहुत दूर नहीं है, लेकिन अभी मूड बिगड़ा हुआ है, चाहे जोमेटो हो चाहे स्विगी हो। राजेश सर क्या करें, जोमेटो कैसा लग रहा है? देखिए, जोमेटो के साथ दिक्कत ये हुई कि इस बार के नतीजे दबाव में आए, क्योंकि ब्लिंकिट की जो एग्रेसिव एक्सपेंशन हुआ ना, उस कारण से दबाव में था। और पहले 2000 स्टोर 2026 तक बोल रहे थे, अब 2025 में बोल रहे हैं, तो इसलिए ये दबाव आगे भी बना हुआ रहेगा। वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड है। जो बॉटम लाइन हुई 57% के आसपास डाउन आई, और कंपटीशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। फिर वो जो जोमेटो के साथ हो या स्विगी के साथ हो, जेप्टो के साथ हो, अमेजन, फ्लिपकार्ट, सभी क्यू कॉमर्स में आ रहे हैं। तो एक तो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, आपके बॉटम लाइन नीचे जा रही है, मार्जिन से डिक्रीज हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि अभी आने वाले दिनों में जो एक्सपेंशन है, दबाव बना रहेगा। इस वक्त मेरी यही सलाह रहेगी कि थोड़ा सा बाजार सुधरता है या 230-35 तक आता है तो एक बार निकल जाए। ऊपरी स्तरों पे आपकी खरीद भाव के आसपास निकलने के मौके ढूंढो आप। एक एक सवाल और ले रहा हूं। नीलम मैम, क्विकली अगला। आईडीएफसी बैंक है सर, 270 शेयर्स है मेरे पास, 121 की परचेज पे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हाँ जी, एक्चुअली मेरे पास आईडीएफसी बैंक था, तो मुझे आईडीएफसी फर्स्ट ने कुछ मिला एक्स्ट्रा भी था। दिए था। हाँ जी, वो मिला था। राजेश सर, ये डिसअपॉइंटिंग रहा है। वो 90 प्लस के जोन्स पे फंड रेजिंग करी थी, उसके बाद वो पलट के उस जोन पे आया ही नहीं, ठंडा ही पड़ता चला गया। क्या करना है आईडीएफसी फर्स्ट के साथ? आशीष जी, हमने आपके साथ पहले भी कई बार कहा है कि बैंक की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही 2-3 क्वार्टर्स में। बावजूद उसके मुझे नहीं लगता है कि जो पॉजिटिव्स थे वो अब और ज्यादा डिस्काउंट हो पाएंगे, अनलेस और ज्यादा कोई अच्छी परफॉर्मेंस है। तो जो भी पॉजिटिव्स है डिस्काउंटेड है। इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़त की कोई उम्मीद नहीं है। बाजार में कोई उछाल आए तो हो सकता है कि 68-70 तक चला जाए, लेकिन मेरी राय यही रहेगी कि स्विच कर लें। इससे बेहतर अपॉर्चुनिटीज आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र में मिल जाएगी, फेडरल बैंक में मिल जाएगी, वहां स्विच कर सकते हैं। स्विच बेटर है। प्रतिभा मैम। यस सर। मैम अगला। एक्साइटेड बैटरी करके सर, वो 530.10 मतलब 530.10 पर लिया था, अभी 368.90 पर शुरू है सर। बहुत ज्यादा डाउन। एक्साइटेड बैटरीज या एक्साइड इंडस्ट्रीज जो नहीं है, वही है ना? इंडस्ट्रीज है, सॉरी सर। हाँ वही, एक्साइड इंडस्ट्रीज जी। अच्छी कंपनी है। राजेश सर क्या करा जाए? 150 रुपए पर खरीद से नीचे है मामला। देखिए, ऑटो सेक्टर में एक बहुत शानदार ओईएम प्लेयर है, नो डाउट। सारे जितने बड़े 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स मैन्युफैक्चरर है, इनके क्लाइंट्स है। और अब इनकी जो सब्सिडरी है वो एक ग्रीनफील्ड प्लांट लगा रही है, जो कि लिथियम आयन बैटरीज वगैरह पे जाएगी। ईवी बैटरी की थीम बहुत स्ट्रांग है, और 2025 यानी कि इसी साल में ये लोग ईवी बैटरी लॉन्च करने की बात कर रहे हैं। हुंडई के साथ नया करार हुआ है। सारी चीज पॉजिटिव है, वैल्यूएशंस बहुत अच्छे हैं, बनी रहे स्टॉक में। फंड अलाउ करते हो तो ऐड भी कर सकते हैं। सोनिया मैम, अगला सवाल। जी, मेरे पास ना बेल के 60 शेयर्स है। भेल के, बीएल की बीएचईएल? BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के। ओके। उसके 60 शेयर्स है 312 के रेट पे। तो इसमें ये भी ट्रेडिंग फंस गया मामला। हाँ, फंस गया। मैम स्टॉप लॉस लगाने का, और ये थोड़ा सा अभी बाजार किसी के समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा सा अवॉइड ही कर दें। खैर ये तो पहले का खरीद दिख रही है। राजेश सर क्या करें यार, ये बीईएल फंस गया, ट्रेडिंग ले लिया था, 50 रुपए नीचे आ गया है। इसमें हमारी ऐड की सलाह रहेगी, अगर आपके फंड अलाउ करते हो ऐड कर सकती हैं। शानदार कंपनी है, डिफेंस का अच्छा प्ले है, ऑर्डर बुक बहुत ही शानदार है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके के समीकरण बने हुए हैं, ऑर्डर बुक और भी आगे अगले दिनों में बढ़ती हुई नजर आएगी। एग्जीक्यूशन कैपेसिटीज है, तो इन लेवल्स पे बाइंग की सलाह रहेगी। नीलम मैम, प्रतिभा मैम, सोनिया मैम, थैंक यू सो मच जोड़ने के लिए। राजेश सर आए हो तो बैठो थोड़ी देर। 3 रिलीजेस हैं कल की। छावा, कैप्टन अमेरिका, और एक ओटीटी प्लेटफॉर्म में मुझे तो वो भी इंटरेस्टिंग लगी, धूमधाम। राजेश सर से जानूंगा क्या देख रहे हैं इस वीकेंड, ब्रेक के उस पार। अब दो आप क्या निपटाया जाए। मेरा तो दो तरफ, मेरा एक्चुअली तीनों तरफ मन जा रहा है। हालांकि क्या कैप्टन अमेरिका तो खैर छोड़ सकता हूं मैं, लेकिन वो बाकी दोनों, एक ओटीटी है एक थिएटर रिलीज है, दोनों इंटरेस्टिंग दिख रही है। आपने देखे उनके ट्रेलर्स?
जी बिल्कुल, ट्रेलर्स दोनों के देखे हैं। इनफैक्ट मैं उस लिस्ट में एक और जोड़ दूं, एक मार्को करके मलयालम मूवी है, उसकी भी हाँ हिंदी डब हाँ आ रही है हाँ और हाँ वो भी बहुत जबरदस्त गैंगस्टर मूवी होने वाली है। धूमधाम, वाकई मेरी एक्सपेक्टेशन धूमधाम से ज्यादा है, क्योंकि एक तो प्रतीक गांधी है, यामी गौतम है, दूसरे एक यूनिक टाइप की स्टोरी है कि एक शादी होती है और उसी दिन कुछ गैंगस्टर किसी को खोजने आ जाते हैं और जिस तरीके का तहलका मचता है उसको देखने लायक होगा। छावा हिस्टोरिकल बायोपिक है, संभाजी के ऊपर स्टोरी है, थोड़ा सा स्केल लार्ज होगा तो डेफिनेटली वो भी देखनी बनती है। तो इस वक्त इस हफ्ते तो लगता है कि अच्छा कटेगा, 3-4 मूवीज और अच्छी सीरीज थोड़ा वगैरह थोड़ा हैं जो देखी जा सकती आज है। और कल थोड़ा सा बाजार और सुधर जाए ना, तो वाकई वीकेंड का मजा आ जाएगा इन रिलीजेस के साथ, नहीं तो मूड ऑफ ही रहता है पूरे टाइम। राजेश सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अब बात करते हैं ग्रोथ कोड की, जो ग्रो और सीएनबीसी आवाज का एक खास पहल है, जिसके माध्यम से हमने आपको निवेश की बारीकियों और प्रभावी ट्रेडिंग रणनीतियों से रूबरू कराया। और अब हम इस सफर के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। इस हफ्ते प्रशांत नायर ने सेबी के होल्ड टाइम मेंबर अनंत नारायण से बात की और जाना कि इन्वेस्टर्स को रिस्क और रिटर्न पर फोकस करना क्यों जरूरी है। सुनिए। In a phase like this, everyone chases returns, right? I mean, that's the number one agenda, absolute returns, how much can you make, etc. But there is also risk involved in the journey of making those returns, which we don't really talk about at all. I mean, very, very little. Your perspective on it, and how important is it to look at risk-adjusted returns in that sense? You're right. We tend to focus on returns, which is a measurement of where you started from and where you ended at. So the A to B, you're just defining those 2 points. The risk element is really how was your journey as you move from A to B? How bumpy was it? How smooth was it? And the reality is it's an independent variable that impacts us. Return is one element, but how your journey was is also crucially important for all of us. Now, you often hear people giving advice that don't worry about the ups and downs. Look at the end points and see you get this annualized, 10%, 15% returns from different asset classes. But the practical reality is all of us have a certain risk tolerance. And when you see volatility, when you see big jumps up and down, you do go through an emotional roller coaster. Absolutely. And you should have the ability to absorb that. So I think it's crucially important that we start to, as investors, as long-term investors, we start to internalize the concept of risk. We start to measure what is our risk appetite, and it's a very individual number. I cannot answer for you and you cannot answer for me as to what our respective risk appetite ought to be or should be. It is a unique experience based on where we come from. And once you know what your risk appetite is, you've got to create an investment portfolio that mirrors that risk.